सभी को नमस्कार। मानव रोग हम पढ़ रहे थे और मानव रोगों में हमने बैक्टीरिया जनित रोगों का अध्ययन स्टार्ट किया था। काफ़ी रोग पढ़े थे हमने बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए बैक्टीरिया जनित रोगों की और बात करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। भाई स्वास्थ्य में और क्या आता है? स्वास्थ्य में यही अपन रोग वगैरह की बात करेंगे। और इसमें हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया से होने वाले या बैक्टीरिया जनित रोग। इसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोग में पहला अपन देख रहे हैं अपन, और वैसे तो खूब सारे रोग पढ़ लिए, आज पहला देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया देखें डिप्थीरिया क्या है। अच्छा, अगले 3 रोग मैं अभी पहले ही बता दूं कि अब अपन कौन से 3 रोग पढ़ेंगे टीके के नाम के आधार पर। डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनस। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस एंड टी फॉर टिटनस। ये जो तीनों रोग बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, और इन तीनों की वैक्सीन एक ही है, डीपीटी का टीका या डीपीटी वैक्सीन। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस, टी फॉर टिटनस। ये 3 अगले रोग अपन पढ़ने वाले हैं। डिप्थीरिया की बात करने पहले डीपीटी वैक्सीन में पहले अपन डी बोले तो डिप्थीरिया। तो देखते हैं इसमें रोग कारक कौन है, रोग वाहक कौन है, इनकी बात करते हैं। तो देखते हैं रोग कारक। रोग कारक बोले तो कल भी अपन ने काफी ऐसे रोग देखे थे जिनमें बैक्टीरिया का नाम और रोग कारक का नाम सिमिलर थे। तो यहां पर सेम वही चीज वापस रिपीट होगी। जैसे देखते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं संक्रमण कैसे होता है इसका। भाई संक्रामक रोग है तो पता करना भी पड़ेगा संक्रमण कैसे होता है। तो संक्रमण में हम बात करते हैं रोगी के संपर्क में आने से। भाई अगर वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है और अगर रोगी व्यक्ति या ऐसी कोई इन्फेक्टेड वस्तु यानी रोगी के संपर्क में आने से, कॉमा संक्रमित वस्तुओं से, संक्रमित वस्तुओं से। संक्रमण का तरीका हमने देखा कि कभी भी जैसे ऐसे इन्फेक्टेड कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस से, इन्फेक्टेड वस्तुओं से, या रोगी व्यक्ति खुद है उसके संपर्क में अगर ये व्यक्ति आ जाए तो उसमें ये हम रोग के लक्षण देख सकते हैं, रोग हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अब इसके लक्षण की बात करें कि लक्षण कैसे हैं तो देखते हैं। लक्षण में देखते हैं गले में संक्रमण होता है, गले में संक्रमण, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई
कठिनाई क्योंकि श्वास नली में कठोर पदार्थ का जमाव होने लगता है। श्वास नली में कठोर पदार्थ का जमाव होने लगता है। होने लगता है। अच्छा, इसमें देखो क्या श्वास नली में जमाव होता है ये बता रहा हूं। देखो इसमें जैसे अपन नॉर्मल खांसी लेते हैं, नॉर्मल कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो गले से कफ निकलता है, फेफड़ों से क्या होता है कफ आकर खांसी के द्वारा गले में आ जाता है। यहाँ पर भी कफ जैसे लसलसे पदार्थ का स्रवण होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कफ नहीं होता है। लेकिन जब ये लसलसा पदार्थ बिल्कुल गले में देखते हैं कि जैसे इस श्वास नली में वायु के संपर्क में आया, भाई गले से जब गले से रिश्ता है रहता है, लगातार इसका श्रवण होता रहता है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर गले में वायु के संपर्क में आता है तो ये ठोस पदार्थ इस श्वास नली की सतह पर कठोर होकर जमने लगता है। धीरे धीरे क्या होगा, श्वास नली में जैसे जैसे इसका डिपोजिशन यानी जमाव बढ़ता जाएगा तो वायु के आने जाने के लिए जो रास्ता था इतना चौड़ा, अब ये केवल इतना संकरा रास्ता हो गया। यानी अब व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि श्वसन मार्ग ही क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। सामान्यतया ये संक्रमण बच्चों में देखते हैं, इसलिए पैदा होने के लगभग 4 हफ्ते के बाद ही 4th वीक में ही डीपीटी का वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि वह बच्चा भाई क्योंकि बच्चे हैं, देखो बच्चे खेलते समय भी या उनके जैसे जिस भी हॉस्पिटल में जहाँ पर भी जन्म हुआ है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड वस्तु के संपर्क में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और बच्चा है वो तो छोटा सा बच्चा जिसका इम्यून सिस्टम भी अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो तो 10-12 साल तक नहीं करेगा। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम ये वैक्सीनेशन देते हैं, क्योंकि वो खुद तो बच्चा या उसका शरीर तो ऐसे रोग कारकों के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना सकता, बनाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक बच्चा मर सकता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये डिप्थीरिया से मिलता जुलता एक शब्द और आता है डायरिया। डायरिया तो है उल्टी दस्त, वो लक्षण है। सामान्यतः बच्चों में जब इन्फेक्शन होता है तो डायरिया होता ही होता है। ये डायरिया में क्या होता है, उल्टी और दस्त होते हैं। लेकिन ये क्या है, डिप्थीरिया है, गले में संक्रमण हो गया, सांस लेने में कठिनाई है। आगे देखते हैं लक्षण के बाद उपचार। कल भी अपन ने बात की थी कि भाई उपचार बोले तो बैक्टीरियल रोग है और उपचार की बात कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक दवाएं। उपचार बोले तो एंटीबायोटिक दवाएं। अच्छा, इसका वैक्सीन अवेलेबल है, अभी अपन ने देखा भी, डीपीटी वैक्सीन, टीका, या वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन और टीका देखने के बाद अब फिर इसका जो टेस्ट या परीक्षण, शिक टेस्ट, नाम ध्यान रखना, शिक टेस्ट, शिक परीक्षण, शिक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो डिप्थीरिया के लिए इम्यूनाइजेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, त्वचा में
ऐसे पदार्थ को इनोक्यूलेट करते हैं या त्वचा में ऐसे कुछ पदार्थ को डालते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे में डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। त्वचा में इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि बच्चा वाकई में डिप्थीरिया से संक्रमित हुआ है या कोई और रोग है। शिक टेस्ट कहते हैं, नाम ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया जनित रोग में हमने जो डीपीटी 3 रोग है उसमें से पहला पड़ा डिप्थीरिया, डी बोले तो डिप्थीरिया। अब अगला रहा है पी बोले तो परच्यूसिस या काली खांसी या कुकर खांसी। देखते हैं परच्यूसिस की बात करते हैं। ये तो हो गया आपके डिप्थीरिया। अगला रोग देखते हैं परच्यूसिस या काली खांसी या कुकर खांसी। अच्छा, एक और नाम बताते हैं। देखो, परच्यूसिस की बात करते हैं इससे पहले डिप्थीरिया का एक और नाम बता देता हूं। देखो, डिप्थीरिया को गलघोंटू भी कहते हैं, गलघोंटू। अब ऐसा क्यों कहा? मैंने अभी बताया था ना डायग्राम बनाकर कि जब श्वसन नली इस तरह से कई पदार्थों का जमाव होने की वजह से श्वसन नली क्या हो जाती है, सांस लेने के लिए जो जगह बचती है कम हो गई, श्वास नली एक तरह से सिकुड़ गई। ऐसे लगता है रोगी को कि जैसे उसका गला दबाया जा रहा है। वो सांस लेना तो चाह रहा है लेकिन सांस लेने के लिए यानी गैसों का आदान प्रदान के लिए जगह ही नहीं बची। तो ऐसे में रोगी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका गला दबाया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है। अब इस गल घोंटू जैसे और भी नाम हैं और रोग आएंगे, आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया गल घोंटू। एक होता है गलगंड रोग। गलगंड बोले तो घेंगा या गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होता है भोजन में। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, गलगंड। ये क्या है? गल घोंटू। एक और होता है गलसुआ, जो अभी बैक्टीरिया के बाद जब वायरस वाले रोग पढ़ेंगे तब बात करेंगे। गलसुआ में ये जो यहाँ पर बिल्कुल कान के सामने होती है पैरोटिड ग्रंथि, दोनों तरफ लार ग्रंथि, इस पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है, गले तक सूजन आ जाती है, कहते हैं गलसुआ। 3 नाम है, कंफ्यूज मत होना, गल घोंटू, गलसुआ और गलगंड। गलगंड घेंगा, गलसुआ, सुआ बोले तो सूजन, गले में सूजन, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, वो कहलाता है मम्प्स कहलाता है। और ये क्या है? गल घोंटू। गल घोंटू यानी गले को दबाया जा रहा है। अब ऐसे तो बाहर से तो कोई आकर दबाएगा नहीं, अंदर से ही क्या हो रहा है, इतना ब्लॉकेज हो गया श्वास नली में कि गला, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गला घोंट रहा है हमारा। तो डिप्थीरिया के बाद आगे बात करते हैं अब परच्यूसिस की। परच्यूसिस या काली खांसी या 100 डेज कफ या कुकर खांसी कुकर खांसी अब इसका भी ऐसे कहने का रीजन है। देखिए, पहले इसके रोग कारक वगैरह के नाम देखते हैं। रोग कारक, बोर्डेटेला परच्यूसिस, बोर्डेटेला परच्यूसिस। वापिस देख लो, रोग कारक का नाम और रोग का नाम मिलता जुलता है। परच्यूसिस संक्रमण, वही रोगी व्यक्ति या संक्रमित वस्तुओं से रोगी व्यक्ति एवं
संक्रमित वस्तुओं से संक्रमित वस्तुओं से। संक्रमण के बाद देखते हैं लक्षण क्या है इसके। अब इसके लक्षण से इनके नामों की व्याख्या हो जाएगी। देखना, लंबे समय तक चलने वाली खांसी, लंबे समय तक चलने वाली खांसी, जिसमें खांसते समय जिसमें खांसते समय कुत्ते के बच्चे के समान आवाज उत्पन्न होती है, इसीलिए कुकर खांसी कहा है इसे। कुत्ते के बच्चे के समान आवाज उत्पन्न होती है। आवाज उत्पन्न होती है यानी बहुत लंबे समय तक चलती है। लंबे समय का मतलब जैसे काफी लंबे समय तक, अपन ने क्या लिखा है 100 डेज कफ। 100 डेज कफ का मतलब ये नहीं कि 100 दिन चलने वाली खांसी। 100 दिन तो इसलिए कहा है क्योंकि जब लंबे समय तक, यानी 100 दिन का टाइम बहुत लंबा है, केवल लंबे समय के लिए तुलना करने के लिए हमने क्या लिख दिया 100 डेज कफ, 100 दिन चलने वाली खांसी। ऐसे मतलब नहीं है कि 100 दिन चलेगी और 100 दिन के बाद बंद हो जाएगी, नहीं, उसके बाद भी चल सकती है ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। और जब ये लंबे समय तक खांसी चलती है, बच्चे को बार बार बहुत तेज खांसी आती है। खांसते समय उसके मुंह से बिल्कुल कुत्ते के पिल्ले के जैसी आवाज़ आती है। यानी इसकी साउंड को देखकर या खांसी को सुनकर पता कर सकते हैं कि हाँ भाई परच्यूसिस है कि नहीं है। काली खांसी भी इसे ही कहते हैं, कुकर खांसी भी इसे ही कहते हैं। कुकर खांसी, कुकर बोले तो कुत्ता या डॉग। अब यहाँ पर देखें कि इस प्रकार आवाज़ उत्पन्न होती है। कई बार मैंने कहा ना, इतनी लंबी खांसी चलती है बच्चे को। कई बार बच्चे की जो पसलियाँ होती है, उस समय बच्चा तो छोटा सा है, उसकी पसलियाँ भी है, अभी भी उनका विकास हो रहा है, इन पसलियों में फ्रैक्चर हो जाता है। और कई बार खांसते खांसते इतना प्रेशर पड़ता है कि बच्चे में हर्निया का रोग हो जाता है। हर्निया का रोग बोले तो आहार नाल जो होती है जननांगों में प्रवेश कर जाती है। यानी आहार नाल जो पेट से यानी उदर गुहा से कहाँ चली जाएगी, जननांगों में, हर्निया कहलाता है। हालांकि हर्निया भी दो प्रकार का होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में यानी ये आहार नाल नीचे चली गई, डिसेंड यानी नीचे उतरना, आहार नाल नीचे उतर कर कहाँ चली गई, जननांगों में। असेंडिंग हर्निया क्या होता है, जिसमें जननांग जो होते हैं ऊपर उदर गुहा में चले आते हैं। दोनों ही क्या कहलाते हैं, हर्निया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ जनरली अपन क्या देखते हैं, डिसेंडिंग हर्निया। आहार नाल में, सॉरी, ये आहार नाल क्या होती है, जननांगों में प्रवेश कर जाती है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में कि खांसते समय कुत्ते के बच्चे के समान आवाज उत्पन्न होती है, कॉमा, पसलियों में फ्रैक्चर हो सकता है। पसलियों, रिब्स में फ्रैक्चर, कॉमा, हर्निया हर्निया भी हो सकता है, जरूरी नहीं होगा ही होगा, हो सकता है, हर्निया भी हो सकता है। आगे देखें,
लक्षण के बाद अब पता चल गया भाई है तो उपचार कर लो। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवाएं। वैक्सीन की बात करें तो इसमें भी डीपीटी वैक्सीन इसमें भी फायदेमंद है। भाई जो पूरा नाम क्या था, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनस, तो दूसरा रोग अभी अपन ने पढ़ा है ये परट्यूसिस। तो इस परट्यूसिस रोग में भी ये डीपीटी का वैक्सीन फायदेमंद है। यहाँ डी को अंडरलाइन कर दिया बिकॉज डिप्थीरिया के लिए, अगले में पी को अंडरलाइन कर दिया बिकॉज परट्यूसिस के लिए। स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है, रोगी के लक्षण देखकर पता चल सकता है कि हाँ भाई इसमें परट्यूसिस या काली खांसी है या नहीं है। तो डीपीटी में डी और पी पढ़ लिया अपन ने। आगे आता है टिटेनस। अगला रोग देखते हैं टिटनस। डीपीटी में डी पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, अगला टी आ रहा है टिटनस। टिटेनस या इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी इसका नाम, लक्षणों में इसका नाम भी पता चल जाएगा। टिटनेस रोग कारक। एक और बैक्टीरिया जिसका नाम उसके रोग से मिलता जुलता आया है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनाई। अच्छा, संक्रमण देखें क्या होता है। अपने यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भाई जंग लगे हुए लोहे से अगर चोट लग गई तो टिटनस हो सकता है। आज के बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है जंग लगा हुआ लोहा उससे चोट लगेगी तभी टिटनस होता है। हो सकता है जंग लगे हुए लोहे से चोट लगी फिर भी टिटनस नहीं हुआ, और ये भी हो सकता है कि एकदम अच्छे शार्प स्टेनलेस स्टील से चोट लगी फिर भी टिटनस हो गया। यानी टिटनस होना या ना होना उस जंग लगे हुए लोहे पर डिपेंड नहीं कर रहा। टिटनस का होना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि जिस वस्तु से मुझे लगी है, चाहे वो सड़क पर गिरने से लगी, चाहे वो स्टेनलेस स्टील से लगी, चाहे जंग लगे हुए लोहे से लगी, अगर मेरे खून आ गया, ब्लीडिंग हो गई, और जिस वस्तु से लगी हुई है उस वस्तु को अगर बात करें, वो वस्तु अगर संक्रमित थी, यानी उस वस्तु पर अगर ये बैक्टीरिया था, तो चांस बनते हैं कि मुझे टिटनस हो सकता है। तो ध्यान रखना कि कभी भी जैसे मेटालिक सरफेस से, नॉर्मली क्या होता है मेटालिक सरफेस पर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कि सर हमने तो बार बार सुना है कि जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा। तो ध्यान देना, जंग लगा हुआ लोहा जो होता है, जंग क्यों लगती है लोहे पर? नमी और वायु की उपस्थिति में। यानी लंबे समय तक कोई लोहे की सरफेस पानी यानी जल और वायु के संपर्क में रहे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है, आयरन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं जिनको अपन जंग या रस्ट कहते हैं। तो जब ऐसे जंग लगने का कारण क्या था? जल। और जल के साथ ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है किसी दूषित जगह से वह जल आया हो उस लोहे के संपर्क में, और लोहे पर ये बैक्टीरिया रुका हुआ रह गया। तो ऐसे में कह देते हैं कि जंग लगा हुआ लोहा इसलिए खतरनाक होता है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, प्रिकॉशन के लिए जब अगर ऐसे जैसे सड़क पर भी गिरे तो भी लग सकती है। सड़क पर गिरते तो भी आप जब किसी डॉक्टर के पास दवा पट्टी करवाने जाते हो तो इंजेक्शन टीटी का पहले देता है, वो टिटनस का इंजेक्शन पहले देते हैं। बिकॉज
रिस्क नहीं उठाना। भाई हो सकता है आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन अपने को देखकर थोड़ी पता चलता है। वो तो बाद में इस रोग के लक्षण आएंगे तब पता चलेगा कि अरे हाँ, उस टाइम टिटनस का इन्फेक्शन हुआ होगा। तो इसका संक्रमण देखें तो संक्रमित वस्तुओं या सतह से चोट लगने पर रक्त का संपर्क यदि हो जाए तो ये टिटनस होने की संभावना रहती है। लिख लेते हैं इसमें संक्रमण की संक्रमित वस्तुओं एवं सतहों से चोट लगने पर, चोट लगने के बाद, ऐसे लिख सकते हैं, चोट लगने के बाद इनसे, चोट लगने के बाद इनसे या इनका रक्त के संपर्क में आना, इनका रक्त के संपर्क में आना, इनका रक्त के संपर्क में आना रक्त के संपर्क में आना। आगे देखें, रोग कारक देख लिया, संक्रमण देख लिया। मैंने कहा ना कोई भी वस्तु हो सकती है। भाई जनरली क्यों कहते हैं सड़क पे गिर जाओ तो टिटनस का टीका लगाने का ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। घर में गिर गए तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। क्यों? देखो इसका कारण भी बताता हूँ। देखो ये टिटनस का बैक्टीरिया जो होता है, जो चारा चरने वाले जीव होते हैं या जो दूसरे अन्य चौपाई जीव होते हैं जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, इनके शरीर में ये बैक्टीरिया नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन इनके शरीर में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन चौपाई जानवरों के शरीर में इस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन नहीं करने देती। यानी इन जीवों के ब्लड के, यानी रक्त के प्लाज्मा में या ऐसे कहूं सीरम में एंटीबॉडीज उपस्थित होने के कारण इनको तो ये प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन जब ये ऐसे जानवर जब मल करते हैं यानी गोबर कर देते हैं, तो गोबर या मल के साथ ये बैक्टीरिया क्या होता है, इनके शरीर से बाहर निकलकर कहाँ गया? वातावरण में आ गया। अब वातावरण में आ गया यानी जैसे सड़क पर कर दिया उसने, गोबर कर दिया, थोड़े टाइम बाद सड़क पर से गोबर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन वहाँ के धूल मिट्टी में ये बैक्टीरिया वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है। अब हम गिरे, चोट लग गई, घर्षण हो गया, यहाँ से खून बहने लग गया, और ये खून, बहता हुआ खून अगर इसके संपर्क में आ गया या चोट जहाँ पर लगी उसी जगह से लगी जहाँ ये बैक्टीरिया था, तो अब टिटनस होने के, संक्रमण होने के चांसेस रहेंगे। बच सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वैक्सीन लगा लें। भाई जो टिटनस का वैक्सीन, सेपरेट टिटनस का वैक्सीन भी आता है और ये डीपीटी के साथ कंबाइंड भी आता है। बच्चे में जब हम डीपीटी देते हैं यानी डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, तीनों का इंजेक्शन एक साथ दे देते हैं। और ये जो इसका वैक्सीन होता है, अपन ने पढ़ा भी था, निष्क्रिय वैक्सीन होता है, इनएक्टिव वैक्सीन है। निष्क्रिय वैक्सीन बोले तो एक निश्चित समय तक ही हमें उस रोग से बचा सकता है, बिकॉज इसमें तैयार एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाली जाती है। और वो कहाँ से ली? घोड़े के सीरम से। मैंने कहा ना, घोड़े के शरीर में इसकी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, तो उन एंटीबॉडीज को घोड़े के शरीर से उठाकर हमारे शरीर में डाल दिया। इंट्रामस्क्यूलर आईएम इंजेक्शन दिया जाता है, अंदर डेप्थ में दिया जाता है, दर्द होता है इसके इंजेक्शन से, क्योंकि कुछ हर इंजेक्शन की अलग अलग होती है। कोई आपके रक्त नलिकाओं में दिया जाता है, तो कोई आपके मसल्स पर दिया जाता है। ये आईएम होता है इंट्रामस्क्यूलर, तो ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, चलें आगे बात करें कि इनका रक्त के संपर्क में आना, और आगे बात करें संक्रमण के बाद लक्षण की बात करें। देखो यानी रोग के लक्षण की बात करूं तो अगर इंजेक्शन नहीं लिया तो फिर ये बैक्टीरिया हमारी पेशियों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
पेशियों में अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं मुंह को खोलता हूं, मुंह को बंद करता हूं, मांसपेशियों की गति से होता ही है। बिल्कुल कान के इधर पास से आकर नीचे वाले जबड़े से जुड़ती है, जिसे कहते हैं मैसेटर मसल्स कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत पेशी है कौन सी? मैसेटर पेशी। मैसेटर मसल में क्या हो जाता है? स्टिफनेस आ जाने की वजह से अब मुंह का खुलना और बंद होना बंद हो जाता है। यानी जो मुंह की गति होती है वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, मुंह बंद रहता है। व्यक्ति चाहे तो भी यानी खाने को चबाना यानी मैस्टिकेशन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में इसे क्या कह दिया? लॉक जॉ कह दिया। जॉ बोले तो जबड़ा, लॉक यानी पूरा बंद हो गया, लॉक हो गया। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो लिखते हैं इसके लक्षण की बात करें कि संक्रमण होने के बाद ऐसे लिख सकते हैं कि ये शरीर में पेशियों मसल्स एवं पेशियों एवं तंत्रिकाओं नर्व्स को प्रभावित करता है। पेशियों की गति प्रभावित होती है। पेशियों की गति प्रभावित तथा मुंह का खुलना भी का खुलना एवं बंद होना भी मुंह का खुलना एवं बंद होना मुंह का खुलना एवं बंद होना भी प्रभावित। अब एक और बात बता दूं, जो ज़्यादा गुटखा खाते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं लंबे समय से, उनका भी मुंह खुलना बंद हो जाता है। वो अलग कारण है, उनका कारण अलग है। उनमें तो क्या होता है, गाल जो अंदर से, गाल का जो सरफेस की बात करें, गाल में जो ये मांस का स्तर है ना, गाल के अंदर, यहाँ पर वसा जो होती है वो वसा फाइब्रस बैंड्स के रूप में हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ मुंह खुलना बंद क्यों हुआ? मांसपेशियां प्रभावित होने के कारण। और देखते हैं, अब जहाँ पर ये चोट लगी है, अगर टिटनस का इन्फेक्शन हुआ है तो जहाँ पर चोट लगी है घाव नहीं भरता है। घाव नहीं भरेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, घाव सड़ने लग जाएगा, पस पड़ जाएगा, मवाद पड़ जाएगा। और जब घाव भरेगा नहीं तो अंग धीरे धीरे क्या होता है, काला पड़ने लग जाता है। और कैसा काला? ये ऐसा जो ये ब्लैक रंग है ना, ये ब्लैक कलर, ऐसा काला पड़ने लग जाता है। और एक बार, और इस अवस्था को कहते हैं गैंग्रीन कहते हैं। गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी किसी भी अंग पर चोट लगी, चोट लगने के बाद उसका घाव नहीं भरा, अंग धीरे धीरे काला पड़ के एक तरह से क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, नष्ट हो गया। अब एक ही इलाज बचता है गैंग्रीन होने के बाद कि उसको काट दो। और अंग काटना पड़ जाता है कई बार इस टिटनस के इन्फेक्शन को और आगे फैलने से रोकने के लिए। क्योंकि अगर इतना इतना अंग काट दो तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा हाथ काला हो जाएगा, कलाई पूरी काली हो जाएगी, फिर यहाँ कोहनी तक काला हो जाएगा। तो ऐसे में फिर पूरा इतना हाथ काटो, बेटर क्या इतनी इतनी उंगली काट दो। कितना खतरनाक है, इसलिए डरा नहीं रहा मैं, ठीक है, डरा नहीं रहा मैं, बट फिर भी जब भी ऐसी चोट वगैरह लगती है तो भाई प्रिकॉशन के तौर पर टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। थोड़ा सा दर्द होता है, ज़्यादा दर्द भी नहीं होता उसका। तो लिख सकते हैं
और भी लक्षण में देखते हैं कि चोटग्रस्त स्थान पर घाव ठीक नहीं होता है। घाव ठीक नहीं होता है। चोटग्रस्त स्थान पर घाव ठीक नहीं होता है तथा चोटग्रस्त हिस्सा काला पड़ने लगता है। हिस्सा या भाग, चोटग्रस्त हिस्सा काला पड़ने लगता है। जिसे गैंग्रीन कहते हैं। लक्षण देख लिया तो अब उपचार भी कर लो। उपचार की बात करें, वही एंटीबायोटिक दवाएं, कॉमा जरूरत पड़ी गैंग्रीन हो गया तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, शल्य चिकित्सा, और एंटीटॉक्सिन्स भी दिए जाते हैं जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। एंटीटॉक्सिन्स। और वैक्सीन की बात कर लेते हैं, टीका। तो टीके की बात करें या वैक्सीन की, एक तो हो गया डीपीटी, ये टी के अंडरलाइन की है क्योंकि अब ये टिटनस की बात करें, ठीक है। डीपीटी तथा एंटी टिटेनस सीरम, तथा एंटी टिटेनस सीरम जो कि घोड़े से प्राप्त होता है। घोड़े के सीरम से तैयार, ठीक है। वो जो टिटनस वैक्सीन देते हैं ना, टीटी का इंजेक्शन, वो इसीलिए देते हैं। तो टिटनस या लॉकजॉ की बात की, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, अगेन एक ऐसा रोग जिसमें रोग कारक का ही नाम उस बैक्टीरिया के नाम से, ये रोग कारक का नाम इस रोग से मिलता जुलता है। तो टिटनस की हमने बात की कंप्लीट। 3 रोग अपन ने पढ़ लिए, डीपीटी, टीके के नाम के आधार पर ही, डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस और टी से टिटनस। नेक्स्ट, टिटनस के बाद अगला रोग लेते हैं कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। कुष्ठ रोग में क्या होता है देखते हैं। शरीर के जो दूरस्थ हिस्से होते हैं, दूरस्थ हिस्से बोले तो ऐसे, मैं अगर जैसे हाथ करके खड़ा हो जाऊं, शरीर की ये मिड लाइन, बीच वाली रेखा, बिल्कुल नाक के सीध से सबसे दूरस्थ क्या रहते हैं, मेरी हाथों की उंगलियां। ये हाथों की उंगलियां, या फिर बात करें पैरों की उंगलियां, अब कैमरे में तो पैर दिखा नहीं सकता, तो पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, और देखो चेहरे के जो उभरे हुए हिस्से होते चेहरे के,
फोरहेड ललाट, नाक का टिप और ये ठोड़ी चिन्ह, ये जो शरीर के दूरस्थ हिस्से होते हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। भाई हमारे शरीर में क्या होता है, लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती है और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है। लेकिन इस रोग में पुरानी कोशिकाएं तो नष्ट होगी, बदले में नई कोशिकाओं के बनने की दर काफ़ी धीमी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो उंगलियां ऐसी दिखाई दे रही है, इस रोग का संक्रमण होने के बाद ये उंगलियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, गलने लगती है, यानी ये उंगलियां इस तरह से न रहकर ऐसी हो जाएंगी। क्योंकि उंगलियों के जो सिरे थे, यानी जो नई कोशिकाएं बननी चाहिए थी, नई कोशिकाएं बनी नहीं, उंगली के सिरे ऐसे हो गए। फेस के जो उभरे हुए हिस्से होते हैं, फॉरहेड, नोज और चिन, ये भी धीरे धीरे गलने लगते हैं। नाक चपटा हो जाता है, फॉरहेड चपटा हो जाता है, ठोड़ी भी चपटी हो जाती है, दूरस्थ अंग गलने लगते हैं। हालांकि ध्यान देना, कुष्ठ रोग भी संक्रामक है, लेकिन इसका संक्रमण सबसे धीमे होता है। यानी रोगी व्यक्ति के साथ लगातार 3-4 साल संपर्क में रहें, तब जाकर इसका इन्फेक्शन स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। लेप्रोसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान देना भाई, संक्रामक रोग तो था ही और काफ़ी पुराना है। ये भी टीबी के जैसे ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग भी बहुत पुराना है। ये कुष्ठ रोग जब मध्यकाल की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन देशों में, जब मध्यकाल में यूरोपियन देशों में किसी को ये कुष्ठ रोग हो जाता था, तो उसको गांव या शहर के बाहर अलग सी बस्ती बसा रखी थी ऐसे रोगियों की, ताकि जो मुख्य शहर या गांव में ये रोग फैले नहीं। ऐसी जो बस्ती कहलाती थी, लेपर कॉलोनी कहलाती थी, तो इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। तो लिखते हैं कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के बारे में बात करते हैं। अगला रोग हो जाएगा कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या हैंसन का रोग, हैंसन्स डिजीज, हैंसन का रोग। देखें क्या क्या है इसमें। रोग कारक, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। भाई देख लो, नाम भी मिलता जुलता है, लेप्रोसी और लेप्रे। रोग कारक संक्रमण की बात करें रोगी व्यक्ति के साथ लंबा संपर्क, रोगी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संपर्क से, दूषित जल भोजन से भी फैलता है। संक्रमण के बाद आगे देखते हैं लक्षण। तो लिखते हैं शरीर के दूरस्थ हिस्सों में शरीर के दूरस्थ हिस्सों में त्वचा का रंग
दूरस्थ हिस्सों में, पहले दूरस्थ हिस्से लिख देता हूँ। हाथ पैर की उंगलियां, कॉमा चेहरे के उभरे हुए हिस्से, उभरे हुए हिस्से। शरीर के दूरस्थ हिस्सों में ब्रैकेट में लिख दिया कौन कौन से हिस्से हैं। दूरस्थ हिस्सों में त्वचा का रंग सफेद होकर गांठ का निर्माण होने लगता है। गांठ, ट्यूमर, छोटी छोटी, कोई बहुत बड़ी गांठ नहीं होगी। गांठ का निर्माण। अब धीरे धीरे ये भाग नष्ट होने लगते हैं, नष्ट होने या गलने लगते हैं। गलने लगते हैं। नेक्स्ट देखें, रोग कारक देख लिया, संक्रमण देख लिया, लक्षण देख लिया, तो अब उपचार की बात कर लेते हैं। उपचार में लिखेंगे एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, और ये भी एंटीबायोटिक दवाएं लंबे समय तक चलती हैं। अब देखो, एंटीबायोटिक दवाएं लेने से जो अंग नष्ट हो गए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसका संक्रमण आगे और बढ़ने से रोक सकते हैं। तो एंटीबायोटिक दवाएं, और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हाइजेनिक कंडीशंस में थोड़ा सा आसपास ऐसे संक्रमण से मुक्त रहना चाहिए हमें, ठीक है, कि भाई मारने के लिए केवल कोरोना ही थोड़ी है, दूसरे बैक्टीरिया भी तो हैं, उनको नेग्लेक्ट मत करो भाई। उपचार के बाद वैक्सीन की बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन में ध्यान देना, अलग से वैक्सीन नहीं है। बीसीजी का टीका जो होता है इस कुष्ठ रोग में भी बचाने में सहायता करता है, तो बीसीजी का टीका ही इस रोग में भी लाभदायक है, लिख सकते हैं। सेपरेट कोई वैक्सीन नहीं है, लिख सकते हैं बीसीजी, क्योंकि देखो दोनों ही माइकोबैक्टीरियम है ना। वो क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो दोनों इन बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है ये बीसीजी का वैक्सीन, लिख सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन इसमें भी लाभदायक। नेक्स्ट, वैक्सीन के बाद टेस्ट या परीक्षण की बात कर लें। तो लेप्रोसी का टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, ये भी स्किन टेस्ट है। लेप्रोमिन टेस्ट, ये भी त्वचा में ही इंट्राडर्मल इंजेक्शन के साथ इसका टेस्ट किया जाता है। त्वचा से ही इसका लेप्रोमिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो कुष्ठ रोग की बात की हमने, डीपीटी की बात की। अब आगे एक और बैक्टीरिया जनित रोग आ रहा है, प्लेग। और प्लेग में रोग कारक अलग, रोग वाहक अलग और आशय तीनों एक साथ आएंगे। तो अगला रोग अपन बात करते हैं प्लेग की।
अगला रोग प्लेग। प्लेग बोले तो काली मौत, ब्लैक डेथ भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ये भी देख लेंगे। देखते हैं, इसमें मैंने कहा ना तीनों अलग अलग आएंगे। रोग कारक अलग है, रोग वाहक अलग है और आशय भी होगा। रोग कारक, रोग वाहक और आशय, रिजर्वायर। भाई रोग कारक तो है इसका येरसीनिया पेस्टिस। मैंने आपको पहले भी बताया कि दो रोग ऐसे आएंगे जिसके बैक्टीरिया का नाम रोग से अलग होगा। एक तो कल अपन ने पढ़ा ट्रेपोनिमा पैलिडम सिफिलिस में, और यहाँ पढ़ रहे हैं येरसीनिया पेस्टिस जो इस प्लेग का रोग कारक बैक्टीरिया है। येरसीनिया पेस्टिस। रोग वाहक की बात करूं तो जिनोप्सिला चियोप्सिस, जिसको ओरिएंटलिस रेड फ्लाई भी कहते हैं। ओरिएंटलिस रेड फ्लाई भी कहते हैं। ये सामान्य भाषा में इसे पिस्सू भी बोल देते हैं। देखते हैं क्या है, कैसे भी बात करते हैं। और आशय हो जाएंगे चूहे। भाई जिनोप्सिला चियोप्सिस एक मक्खी है, छोटा सा कीट है मक्खी जैसा ही, जिसका दूसरा नाम ओरिएंटलिस रेड फ्लाई भी है। क्योंकि ध्यान देना, जब प्लेग का संक्रमण होता है तो ये मक्खियां जो होती है जिनोप्सिला चियोप्सिस, ये इस चूहे के शरीर पर चिपकी हुई रहती है। और अब चूहे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जिनोप्सिला चियोप्सिस यानी ये रेड फ्लाई जब मनुष्यों के संपर्क में आ गई तो ये मनुष्यों के शरीर में ये येरसीनिया पेस्टिस को ट्रांसफर कर देती है। यानी ये रोग कारक किसके शरीर में? जिनोप्सिला चियोप्सिस के। और ये मक्खी खुद कहाँ पर रहती है? इस चूहे के शरीर पर रहती है। तो जब प्लेग फैलता है सबसे पहले चूहों को ही मारते हैं, क्योंकि चूहों को मारेंगे तो इन मक्खियों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मक्खियां नहीं रहेंगी, तो फिर ये येरसीनिया पेस्टिस भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब ये प्लेग फैलता है बहुत लार्ज स्केल पर, यानी बहुत कम समय में पूरे शहर या राज्य को चपेट में ले सकता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही पता चला ना कि प्लेग फैला है, तुरंत चूहों को मारा जाता है, क्योंकि ये चूहे ही इसका क्या है? आशय है। तो प्लेग या काली मौत की आगे बात करते हैं। प्लेग या काली मौत हमने देखा, आशय की बात की, आगे बात करते हैं संक्रमण। तो लिख सकते हैं रेड फ्लाई। अच्छा एक और बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि चूहों के शरीर पर हमेशा ये रेड फ्लाई पाई जाती है, नहीं। जब प्लेग का संक्रमण होता है उसी दौरान ये मक्खी इन चूहों के शरीर पर देखी जाती है, अदरवाइज नहीं देखी जाएगी। तो लिख सकते हैं कि रेड फ्लाई के काटने से, आगे देखें संक्रमण के बाद लक्षण,
लक्षण अपन पहले पढ़ चुके हैं, वापस उसको रिपीट कर रहा हूँ। गैंग्रीन होता है इसमें, यानी इसमें भी शरीर के जो दूरस्थ हिस्से होते हैं काले पड़ने लगते हैं। कोई घाव वाव नहीं हुआ, शरीर के दूरस्थ हिस्से काले पड़ने लगते हैं। और लिटरली कैसे काले पड़ते हैं मैंने बताया ना, ये जो काला रंग है ऐसे काले पड़ जाते हैं बिल्कुल। और दूरस्थ हिस्सों में वही आएंगे आपके कौन से, एक तो आपके चेहरे के उभरे हुए भाग, हाथ पैर की उंगलियां, ये हिस्से काले पड़ने लग जाते। काले पड़ गए मतलब क्या हो गया, अंग अब खराब हो चुका है, काट दो। तो लिख सकते हैं कि शरीर के दूरस्थ हिस्से, शरीर के दूरस्थ हिस्से, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को कि दूरस्थ हिस्से हैं कौन से, पहले पढ़ चुके हैं अपन। शरीर के दूरस्थ हिस्से काले पड़ने लगते हैं। गैंग्रीन हो जाता है। उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाएं और शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, बाकी इसका कोई वैक्सीन है नहीं, यानी कोई प्रभावी वैक्सीन है नहीं, ठीक है। और इसका जो संक्रमण भी मैंने कहा ना, लक्षण देखकर पता करते हैं। और अगर वहाँ पर लार्ज स्केल पर फैला है तो पता चल जाता है हाँ भाई प्लेग फैला है, एपिडेमिक बीमारी है, यानी बहुत कम समय में ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर लेता जब भी फैलता है तब। और ये इंडिया में 1994 में सूरत में फैला, तो वो लिख लेते हैं हम एक पॉइंट कि भारत में 1994 में सूरत में प्लेग फैला था। सूरत में प्लेग फैला था। सूरत में प्लेग फैला था और उस टाइम भी सूरत में भी बाकायदा चूहों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। बाकी एंटीबायोटिक दवाएं वगैरह देखते हैं, 94 के बाद इंडिया में कोई केस नहीं दिखा और पूरे वर्ल्ड में भी इसके केस अब बहुत कम हो गए हैं। धीरे धीरे बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है, कई बैक्टीरिया धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, इनकी रोग क्षमता क्या हो जाती है, कम होती जाती है। वायरस के साथ ऐसा नहीं है, वायरस अपना कोई नया स्ट्रेन बना लेंगे जो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, जस्ट लाइक कोरोना, ठीक है। तो प्लेग या काली मौत की बात की हमने। इसके बाद एक और बैक्टीरिया जनित रोग निमोनिया, छोटा सा रोग है, अक्सर छोटे बच्चों में ही होता है। निमोनिया देखें रोग कारक, स्ट्रेप्टोकोकस, या न्यूमोकोकस। निमोनियाई, निमोनियाई यानी एक और ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम उसके रोग पर ही है। डिप्लोकोकस भी कह सकते हैं, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस निमोनियाई। रोग कारक के बाद देखें संक्रमण, छोटे बच्चों में,
संक्रमित वस्तुओं से रोग कारक देख लिया, संक्रमण देख लिया, फिर लक्षण देख लेते हैं। सर्दी, खांसी, तेज जुकाम, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। फेफड़ों में संक्रमण, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई, अब लक्षण देख लिया तो उपचार भी देख लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं, हालांकि कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है और इसके कोई विशेष रूप से इसका कोई परीक्षण भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है। केवल सिम्टम्स देखकर कि बच्चे में तेज जुकाम हो रहा है। फेफड़ों में ध्यान देना, अक्सर संक्रमण होने से फेफड़ों में क्या होता है, कफ का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार कह देते कि फेफड़ों में पानी भर गया, तो एक्सरे करके या फेफड़ों में जैसे स्टेथोस्कोप लगाकर आवाज़ सुनकर भी, सांस की आवाज़ सुनकर भी पता लगा सकते हैं कि फेफड़ों में कफ जमा हुआ है या नहीं। तो सामान्य एंटीबायोटिक देकर, हाँ, टाइम पर अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो कोई घातक नहीं है, लेकिन यही निमोनिया अगर बिगड़ जाए या ऐसे कहें कि टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर निमोनिया जानलेवा भी हो सकता है बच्चों के लिए। तो ये हमने बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों की बात की, बैक्टीरिया जनित रोगों की बात की। आगे अगला टॉपिक रहेगा हमारा वायरस जनित रोग। तो कल भी हमने कुछ रोग देखे, आज भी हमने कुछ रोग देखे हैं। अगला हमारा रहेगा टॉपिक वायरस जनित रोग। संक्रामक रोगों में अगला आ जाएगा हमारे वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग में बात करते हैं, सेम जैसे अपन ने बैक्टीरियल रोगों की बात की, बैक्टीरिया वाले रोग, वैसे ही हम वायरस जनित रोगों की बात करते हैं। अब वायरस जनित रोगों में ध्यान देना, कई बार क्या होता है, हमें बुखार आता है, सामान्य बुखार आया, हम पता नहीं कर सकते कि यार बैक्टीरिया की वजह से बुखार आया या वायरस की वजह से। थोड़ा सा अंतर अगर ध्यान से अगर नोटिस करें तो हमें पता भी चल जाता है। कैसे? बहुत तेज बुखार आता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बुखार तो बैक्टीरिया में भी आएगा, लेकिन वायरस वाला बुखार बहुत तेज होता है। जैसे ही दवाई लेते हो, यानी बुखार को उतारने वाली दवाई लेते हो, एंटीपायरेटिक्स लेते हैं, तो कुछ समय तक तो बुखार उतर जाएगा, आपको ठीक भी लगेगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ 3-4 घंटे बाद वापस तेज बुखार आता है। ऐसा हो रहा है, कंफर्म मान लो वायरस रोग ही है, यानी कोई ना कोई वायरस ने ही अटैक किया है। और इन तेज बुखार के अलावा पीठ और कमर में, जैसे कमर में और हाथ पैरों में तेज दर्द होता है, मायालजिया कहते हैं, यानी पेशीय दर्द बहुत तेज होता है वायरस जनित रोग में, वायरस का इन्फेक्शन होता है तब। अब इन वायरसों के खिलाफ ध्यान देना, अधिकांश वायरस के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं, कईयों के खिलाफ वैक्सीन नहीं भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है वैक्सीन इन पर असर भी नहीं करती। वायरस जनित रोगों में एक चीज अपन देखेंगे, देखो बैक्टीरिया वाले रोग तो बार बार हो जाते हैं अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो, लेकिन कुछ वायरस रोग ऐसे होते हैं जो एक बार ही होते, क्योंकि एक बार होने के बाद हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, यानी दोबारा उसका इन्फेक्शन नहीं होता है। जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं। छोटी माता या चिकन पॉक्स में इन्फेक्शन
जिंदगी में केवल एक बार ही होता है। दोबारा उस व्यक्ति को चिकन पॉक्स तो नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है, उससे मिलते जुलते कई रोग हैं, तो वो हो जाते तो लोगों को लगता है कि मुझे दोबारा चिकन पॉक्स हो गया। नहीं, चिकन पॉक्स तो एक बार ही होगा। सेम जैसे डेंगू की बात करें, डेंगू के भी 3 वायरस होते हैं, डेंगू वायरस ए, बी और सी। अगर आपको ए वायरस की वजह से डेंगू हुआ है तो अब जिंदगी भर उस ए वायरस के कारण तो आपको डेंगू वायरस, उस डेंगू बीमारी नहीं होगी। लेकिन ए की बजाय अगली बार बी वाला या सी वाला वायरस आ गया तो डेंगू भी होगा और पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। तो कुछ ऐसे वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में परमानेंट एंटीबॉडीज बन जाती है तो दोबारा नहीं होते। कुछ बीमारियां जिंदगी में केवल एक बार ही होती हैं, उनमें से ज्यादातर अपन क्या देखते हैं, वायरस जनित है। अब वायरस क्यों इतने खतरनाक होते हैं? वायरस में देखो कुछ होता ही नहीं, अपन एंटीबायोटिक यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे उपचार में, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर असर नहीं करती हैं। कभी बुखार आ जाए, तेज जुकाम बुखार आ जाए, बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक मत लेना, क्योंकि अगर वो वायरस की वजह से हुआ है तो आपका एंटीबायोटिक लेना खराब, पैसे भी खराब, हेल्थ भी खराब। हेल्थ कैसे खराब? अननेसेसरी जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो एंटीबायोटिक दवा आप पर असर करना बंद कर देती है, इससे हमें ही नुकसान होता है। इसलिए अननेसेसरी या बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कभी भी एंटीबायोटिक तो मत लिया करो प्लीज़। पेन किलर फिर भी ले ली, बट वो भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि कौन सी पेन किलर किस पेन के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। लोग ले लेते हैं, गलत करते हैं, नहीं लेना चाहिए भाई, बिना जाने पहचाने। एंटीबायोटिक्स तो प्लीज़ मत लियो करो, और अगर एक बार एंटीबायोटिक ले ली तो फिर उसका कोर्स पूरा करना। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती है 3 दिन चलती है, कुछ 5 दिन चलती है, कुछ 7 दिन चलती है। तो ऐसी एंटीबायोटिक एक बार चालू कर दी तो फिर उसका कोर्स पूरा करना पड़ता है। कोर्स पूरा मतलब पूरा जो उसका 3 दिन का या 5 दिन का है पूरा करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि वायरस में है क्या जो उस पर एंटीबायोटिक असर करेगी। वायरस में केवल बाहर तो क्या है, प्रोटीन का आवरण है, और अंदर या तो डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, केवल एक ही पाया जाएगा। और ऐसे में जब उसके शरीर में ना तो कोई कोशिका जैसी संरचना है, ना कोई केंद्रक है, ना कोई ऐसी उपापचयी क्रियाएं हैं, तो आप किस चीज को मारोगे? क्या उसमें है क्या जो उसमें मारोगे आप? इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं एक जगह पर भी नहीं लिखेंगे अपन कि वायरस जनित रोग उपचार में। हाँ, जैसे अभी बात कर रहे हैं कोरोना में, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए कई जैसे एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं हेल्पफुल हैं। तो वो एजिथ्रोमाइसिन क्या कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, बस वायरस को नहीं मार रही है, उस वायरस को किल नहीं कर रही, वो केवल आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रही है ताकि आप लगातार उसके खिलाफ लड़ते रहें। और कुछ समय बाद जब ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, नेचुरल एंटीबॉडी, तब फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वायरस जनित रोगों में कुछ ऐसी अपन ने कॉमन बातें की। अब देखते हैं वायरस जनित रोग। सबसे पहली ही बात करते हैं पोलियो की, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस, पूरा नाम पोलियोमाइलाइटिस। देखते हैं इसका रोग कारक, यानी अब वायरसों के नाम आएंगे। रोग कारक। अच्छा, वायरसों के लिए एक खासियत क्या है, अच्छी बात, कि अलग अलग नाम याद नहीं करने। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से। डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से। हेपेटाइटिस किससे होता है? हेपेटाइटिस वायरस से। कुछ एक वायरस ऐसे जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, फॉर एग्जांपल HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कुछ जहां पर आप बात आएंगे वो कर भी लेंगे। बाकी रोग कारक देखें, पोलियो वायरस, या इसका एक और नाम भी हम कई जगह देखते हैं, एंटीरो वायरस। पोलियो वायरस दैट इज, या एंटीरो वायरस कहते हैं इसको। पोलियो वायरस या एंटेरो वायरस। अब देखना ये एंटेरो वायरस है क्या, इस वायरस की फैमिली का नाम है। यानी एंटेरो वायरस कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी में से एक वायरस ये पोलियो करता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना,
कोरोना क्या है? वायरस की एक फैमिली है। उस कोरोना वायरस की फैमिली में से जो अभी कोविड-19 बीमारी फैल रही है, वो सार्स कोरोना वायरस 2 के कारण फैल रही है। पहले एक फैली थी जिसको अपन ने सार्स कहा था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2002 से 4 के बीच में चाइना में ही फैली थी। वो सार्स कोरोना वायरस 1 से हुआ था। एक और ऐसे कोरोना प्रजाति का ही वायरस था मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से, ईरान और कई एशियाई देशों में फैला था, ऊंट से मनुष्य में फैला था। तो ये कोरोना वायरस कोई नया नहीं है। कोरोना वायरस, कोरोना तो फैमिली है। हम कहते हैं ना कोरोना वायरस, तो ये हम पूरी फैमिली को बोल रहे हैं, यानी पूरी फैमिली, यानी कई वायरस। इस कोरोना में भी कई अलग अलग कोरोना वायरस पाए जाते हैं। जैसे हम क्या है, ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस हैं। हमारी जो फैमिली बात करें वंश की, तो वो क्या है, होमो, और जाति क्या है, सेपियंस। होमो प्रजाति के कई और जीव भी हैं, जैसे होमो नलेडी, होमो इरेक्टस, वो हमसे अलग थे, आदि मानव जो थे। या जो कपी फैमिली, यानी जो कह सकते हैं कि बंदरों की जो फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से ये होमो शब्द, होमो सेपियंस वहीं से आया है। तो हमारी फैमिली क्या हो गई, वंश क्या हो गया, होमो। कई और भी होमो प्रजाति के कई और जीव भी हैं। सेम ऐसे ही एंटीरोवायरस, यानी कई और एंटीरोवायरस भी हैं। रोग कारक के बाद इसका संक्रमण देखें कि कैसे ये पोलियो का वायरस बच्चों में आया या बच्चों में फैलता है। दूषित जल एवं भोजन से। दूषित जल एवं भोजन से। नेक्स्ट थिंग, अब संक्रमण हो गया तो लक्षण देखते हैं। लक्षण देखते हैं कि आंतों में संक्रमण, पहला संक्रमण आंतों में होता है। आंतों में संक्रमण, इसके बाद वायरस रक्त से होता हुआ अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में इन्फेक्शन कर देता है। में संक्रमण करता है। तंत्रिकाएं एवं पेशियां भी प्रभावित, नर्व्स और मसल्स भी प्रभावित। तंत्रिकाएं एवं पेशियां भी प्रभावित। अपंगता, अपंगता हो जाती है। और अगर एक बार अपंगता हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, यानी हम इसका ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, उपचार तो है नहीं। और वैक्सीन इसकी उपलब्ध है। वैक्सीन, ये पोलियो वैक्सीन उपलब्ध है। पोलियो वैक्सीन जरूर आपको मिल जाएगी। दो तरह की होती है, आईपीवी और ओपीवी। क्या आईपीवी है, क्या ओपीवी है,
इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टीकाकरण और पोलियो के बारे में और बातें करते हैं, रोग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।